यानी मेल को साथ रखना ही पड़ेगा। तो घर की बात बताऊं, हमारी जेनेटिक्स ऑलरेडी इतनी एक्यूरेट है कि फीमेल को भी पता है कि हम यदि आगे गए तो अकेले हम भी नहीं मर जाएंगे, क्योंकि मेल निपटा तो हमारी जेनेटिक वेरिएशन खत्म और नेचर को वेरिएशन पसंद है। हार्डी फिबर भी ये बोलता है, मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन। और पहली बार डायलॉग मिस्टर डार्विन ने मारा था, सर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अरे बोलो, तो उन्होंने ये बोला था मोर वेरिएशन मोर इवोल्यूशन, वेरिएशन है तो इवोल्यूशन है। तो एक बात बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो वेरिएशन आएगा। तो हम चाहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, हम मतलब पूरी ह्यूमन स्पीशीज, और हमको मेंटेन करी हमारी जेनेटिक्स। तो याद रखना, पिछले 4 अरब सालों में हमारी जेनेटिक्स में इतने सारे चेकमेंट बने हुए कि ना फीमेल चाहती ना मेल चाहता कि पार्थेनोजेनेसिस हो। हम कर सकते हैं लेकिन हमारी जेनेटिक्स हमको चाह कर भी नहीं करने देगी। वो बोलेगी भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर, भाई फूड चेन पे तो टॉप पे बना रहेगा, नहीं तो निमट जाएगा किसी दिन। फूड चेन में नीचे क्या तो एक्सटिंक्ट होगा। अरे बोलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए फीमेल ने बात करें बहुत सारे चेकमेंट बना रखे, एक दो मोटे मोटे भी पढ़ा देता हूँ, बाकी मैं आपको जिस दिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा। जैसे कैसे फीमेल ने बल्कि ज्यादा चेकमेंट बना रखे, क्योंकि मेल को है ना कोई डर नहीं है खुद को प्रेग्नेंट करने का। देखो मेल के पास स्पर्म है, सीधी सी बात, सीधी सी बात। मेल 24/7 सिंस प्यूबर्टी टिल नेचुरल डे 24/7 थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म बनाता है, कि उसको डर ही नहीं है, क्योंकि स्पर्म कहां जाके इंप्लांट करेगा, न सेमाइनल वेसिकल में, न एपिडाइमिस में, न टेस्टिस में, न कहीं और है ही नहीं। सी फीमेल को क्या डर है, उसको डर है कि भैया पार्थेनोजेनेसिस ना हो जाए, इसलिए उसकी जेनेटिक्स उसको अलाउ नहीं करती। वो क्या करती है, अपना oogenesis हटकाट करके चलाती है। सबसे पहले प्राइमरी साइड की प्रोफेस की प्रोटीन पर रेस्ट करवा, फिर बात करें मेस्टोसाइट के चला तो सेकंडरी साइड की मेटाफेज स्टेज में रेस करवा दिया, और अपने अंडे को बात करें रिलीज करवा दिया, और अपनी एम्पुला में लेकर आ गई फलोपियन ट्यूब की। और उसके बाद जब तक स्पर्म नहीं आएगा, हाँ, वो अंडा फर्दर डिवीजन ही नहीं करेगा। यानी फीमेल ने चेक पॉइंट बना रखा है कि देखो भाई हम नहीं कर रहे पार्थेनोजेनेसिस जब तक स्पर्म नहीं आएगा। और एक्चुअली स्पर्म नहीं, हमें जेनेटिक्स चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स वेरिएशन लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी, क्योंकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो पेरेंट दो होंगे, और पेरेंट दो होंगे तो वेरिएशन तो आएगा। अरे आप लोग जेनेटिक्स, ठीक है। ह्यूमन फीमेल भी नहीं चाहती कि हम लोग बात करें पार्थेनोजेनेसिस करें, क्योंकि उसको पता है कि भैया अपना फ्यूचर नहीं है रे बाबा, फ्यूचर सेफ नहीं है, निमट जाएंगे किसी दिन जिस दिन नेचर चेंज होगा। तो उसने जानबूझकर अपने अंडे को सेकंडरी साइड के मेटाफेज स्टेज में रेस करवा लिया। बोलो क्या नहीं किया। और याद रखना, जब तक स्पर्म उसको टच नहीं करेगा उसका सेकंड मियोसिस पूरा, तो स्पर्म आएगा और उसे टच किया। अच्छा, टच करने के बाद भी एक और चांस होता है कि पता लगा ह्यूमन फीमेल ने अपने अंडे को स्पर्म से टच करवा लिया और खुद का सेकंड मियोसिस करा लिया। पता लगा बाद में उसने स्पर्म को अंदर लेने से मना कर दिया। बोले ठीक है निकल, अब तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। स्पर्म बोलेगा जब माइला तो बेइज्जती हो गई। तो स्पर्म मतलब फीमेल यहाँ पर गेम खेल सकती है। तो यदि फीमेल शाणी है, हाँ हाँ मेल डेड शाना है। आपको क्या कैसे पता लगा, ह्यूमन फीमेल ने अपने सेकंड साइट के जो मतलब सेकंड म्यूटेड डिवीजन था उसको अरेस्ट किया हुआ था, स्पर्म से टच करवाया, खुद का सेकंड म्यूटेड डिवीजन पूरा कर लिया, और बाद में गेम खेल लिया। पता लगा स्पर्म को अंदर लेने से मना कर दिया। स्पर्म ने कहा ओह तू शाणी है, मैं डेड शाणा हूं। कैसे, देख तरह सेंट्रियोल देखो डिसअपियर हो गया। यानी स्पर्म इतना पावरफुल होता है। मैं आपको बता दूं, पूरी एनिमल डाइवर्सिटी में ह्यूमन स्पर्म सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल बात करें स्पर्म माने जाते हैं। हाँ, साइज में एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन उनके पास जो कैपेसिटीज है बात करें वो तगड़ी होती है। बात करें केवल टच से सेकंड मियोसिस करा सकते हैं, और टच से जब सेकंड मियोसिस करा सकते हैं तो भाई उन्होंने सेंट्रियोल को भी डिसअपियर करा देते हैं और उसके न्यूक्लियस को फ्रेगमेंटेड करते हैं। और एक बात बताओ, जब किसी सेल में सेंट्रियोल है ही नहीं और न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेड हो गया, ले भाई कर डिवीजन कर, आगे करके बता दे डिवीजन। तो फीमेल की मजबूरी बन गई। वो बात करें अब स्पर्म को फेगोसाइट करेगी, तो स्पर्म को फेगोसाइट करेगी तो स्पर्म के साथ अब सेंट्रियोल भी आएगा, और साथ ही साथ बात करें क्रोमोसोम भी आएंगे, तो भैया जेनेटिक वेरिएशन तो आएगा। तो सोचो कितने सारे चेकमेंट बना रखे। तो मैंने 2 चेकमेंट बताए, बाकी चेकमेंट में आपको जिस दिन फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस दिन पढ़ाऊंगा। समझ में आया। तो भैया ना मेल चाहता ना फीमेल चाहती, और आपकी नेचर चाहती है कि देखो वेरिएशन लाते रहो। वेरिएशन चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए आपकी जेनेटिक्स ने आपके अंदर इतने सारे चेक पॉइंट बना रखे हैं कि उनके बिना वो आगे नहीं चलेगा, और दोनों के मिलने से ही होगा। समझ में आ गया। तो देखो कितने सारे चेक पॉइंट, इतने चेक पॉइंट बाकी डाइवर्सिटी में नहीं होते जितने ह्यूमन में। अरे समझ में आ रहा है। तो ये होता है, बात करें पार्थेनोजेनेसिस होने का नुकसान होता है। इसीलिए तो आप देखो हमारी डाइवर्सिटी जब शुरू हुई थी तो एसेक्सुअल से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी भाई, प्लानेट पर सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया बने थे, हैं जी, 4 अरब साल पहले। फिर आरएनए वायरस, फिर डीएनए वायरस, फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, सबसे पुराने बैक्टीरिया। फिर धीरे धीरे वो बने सल्फर नाइट्रोजन आयरन बैक्टीरिया, सल्फर प्लैंक्टोनिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी, फिर डाइवर्सिटी बन गई। तो शुरुआत में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन नेचर को जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन मिला तो नेचर फट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ गई। उसने देखा कि यार एसेक्सुअल में तो म्यूटेशन का वेट करना होता है, यहाँ तो क्या करो सेक्सुअल लेकर आओ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है म्यूटेशन तो होगा ही होगा, साथ में जेनेटिक वेरिएशन वैसे भी आएगा। अरे बोलो। और आप देखो पूरी एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी में जितनी भी हायर डाइवर्सिटी है सबके सब सेक्सुअल करते हैं, और सेक्सुअल करते हैं। अरे इसीलिए तो बात करें मोनेरा से बनते बनते एंजियोस्पर्म आ गए, और आप लोग बात करें जो है शुरुआती जो बात करे थे प्रोकैरियोट, वहां से बनते बनते ह्यूमन तक आ गए। समझ में आया। क्योंकि नेचर को सिर्फ अच्छे से मतलब है, और अच्छा तब आएगा जब आप में वेरिएशन आएगा, क्योंकि नेचर किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करेगी। अब ये नेचर किसी ना किसी को सेलेक्ट करेगी, ये फंडा आपको अभी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आपने यदि किसी ने एवोल्यूशन ढंग से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में एवोल्यूशन ही पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि नेचर को वेरिएशन क्यों पसंद है। फिलहाल समझ लो कि हाँ भाई नेचर को वेरिएशन पसंद है, क्योंकि मैं एवोल्यूशन नहीं पढ़ा रहा, फिलहाल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। अरे समझ में आया। ठीक है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको फंडे क्लियर करके पढ़ेंगे। अपना तो नाम ही AR है, हर सेशन का रीजन है। ठीक है ना। ठीक है, तालियां मत बजाया करो, तो ना ताली, अच्छा तालियां बजाना अपना करेक्टर भी नहीं है।
हम कोई एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लेकर थोड़ी पैदा हुए हैं, या एक एक्स एक्स्ट्रा थोड़ी आया, बात करें ना। ना सुपर मेल है ना क्लाइनेफेंटर है, अरे बोलो, हम प्योर मेल है, ना जैकब ने क्लाइनेफेंटर है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। आज तो टाइम दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लो। एक अच्छा बढ़िया सी कॉपी भी बनाना है इसकी, ढंग ढंग की सुंदर सुशील कॉपी बनाओ। ऑनलाइन वालों आज तो बनाओ आराम से। हाँ, तो आज तो बना लो, जोर से बोल भाई। हाँ हाँ, तो एक दिन जिस दिन नेचर चेंज होगी तो आप खुद देखो ना, डाइवर्सिटी में पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल हम एक्सेप्शन की फॉर्म में बोलते हैं। यदि इतना अच्छा होता तो नेचर में डोमिनेट क्यों नहीं हुए? है? एक दो एक्सेप्शन होके रहेगा ना। डाइवर्सिटी मोस्टली क्या होता है? सेक्सुअल, क्यों? क्योंकि नेचर उनको लाइक करती है। चलिए मिटा दूं, मिटा दूं, पीछे वालों मिटा दूं। बातचीत नहीं। चलो उधर देखो, सबसे पहले, अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन था केवल, अब आता है हम सीधे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स। क्या पढ़ेंगे? सेक्स ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं देखो। एक होता है प्राइमरी, कौन सा होता है? प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं असेंशियल, क्या बोलते हैं? और एक होते हैं भाइयों सेकेंडरी, कौन से होते हैं? सेकेंडरी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। अच्छा डेफिनेशन समझो कि आप लोग प्राइमरी को असेंशियल क्यों बोल रहे हो। देखो, दे आर formation site of gametes and सेक्स हॉर्मोन्स। बोलो, मेल के लिए और फीमेल के लिए। बोलो, मेल में देखो, दे आर फॉर्मेशन साइट ऑफ, बोलो, फॉर एंड, तो मेल गेमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गेमेट ओवम। तो मेल गेमेट कहां बना? टेस्टिस में। कहां बना? अच्छा, टीआईएस जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है, और टीईएस जो होता है ये प्लूरल होता है। और ये बनाएंगे स्पर्म, क्या बनाएंगे? तो स्पर्म आपका बात करें सिंगुलर हो गया, और पता है पीछे एस लगाते ही प्लूरल हो जाता है। फीमेल में होगी ओवरी, क्या होगी? ओवरी आपका सिंगुलर है, और ये हो गया बात करें ओवरीज, ओवरीज होता है बात करें प्लूरल, कैसा होता है? और याद रखना ये क्या बनाएगा बताओ। हाँ, हर मंथ, देखो मैं मंथ थोड़ी इसलिए यूज करूंगा फीमेल के लिए क्योंकि हमारी ह्यूमन फीमेल का मेस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज का होता है। एनसीईआरटी खुद 28 to 29 में कंफ्यूज है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऐसा लिखा हुआ साफ साफ 28 to 29, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 28 बता रखा है। वो मैं न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा, अपना भी याद हो जाएगा। फीमेल हर मंथ क्या रिलीज करती है? ओवम या ओवा या सेकेंड साइड या अंडा? हाँ, सेकेंड साइड। तो ओम रिलीज नहीं करती, उसी को ओम बोलते हैं। फिर ओवा किसको बोलते हैं? ओवा भी उसी को बोलते हैं, मतलब सिनोनिम से सभी है। हाँ, अच्छा सिंगुलर को क्या बोलेंगे? सिंगुलर को क्या बोलेंगे? ओवम। प्लूरल को क्या बोलेंगे? ओवा। क्या बोलेंगे? तो यही होता है। अच्छा सुनो, देखो हर फीमेल हर मंथ बात करें एक एग रिलीज करती है। अच्छा एग ही बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं सर ह्यूमन में तो एग नहीं बोलना चाहिए, मतलब कोई अंडे थोड़ा। भाई अंडे ही है, आप डाइवर्सिटी का ही पार्ट हो, आप सोशल एनिमल ही हो। अंडा ही तो बोलेंगे, एल एस अंडा, अरे बोलो। तो ह्यूमन फीमेल अंडा ही रिलीज करती है, ठीक है, वो उस साइड की जो भी स्टेज उस फॉर्म में करती है, लेकिन अंडा ही रिलीज करती है, और हर मंथ वो एक अंडा रिलीज करती है, तो उसको बोलेंगे ओवम। क्या बोलेंगे? लेकिन कभी कभार फीमेल दोनों ओवरीज से एक साथ अंडे रिलीज कर देती है, या एक बार में एक ही ओवरी से एक से ज्यादा करती है, तो उसको बोलेंगे ओवा। क्या बोलेंगे? अच्छा, ह्यूमन फीमेल की जो ओवरीज होती है वो अल्टरनेट ऑर्डर में बात करें एक्टिवेट होती है, अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट होती है, और अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट होती है। तो सब जनवरी में इसका नंबर है राइट वाली का, तो फरवरी में इसका आ जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट क्यों होती है? मतलब उस ब्रेन से आने वाले एफएसएच हार्मोन को कैसे पता, एलएच को कैसे पता कि इस महीने ना राइट में चलना, भाई राइट ले लो, यहाँ से अपना फ्यूचर है ब्राइट, इसलिए यहीं से ले लो राइट।
उस एफएसएच एलिस को कैसे पता लगता है कि अपना को इस महीने राइट ओवरी में जाके ओवुलेशन कराना है, फिर अगले महीने लेफ्ट में चलेंगे भाई, फिर वापस राइट में आएंगे, फिर अगले महीने फिर लेफ्ट में चलेंगे? वो तो हार्मोन है ना, वो तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आएंगे। ऊपर से आपके पास तो ओपन सर्कुलेटरी नहीं है, क्लोज सर्कुलेटरी है, तो भाई वो तो ब्लड तो रैंडमली आएगा। अरे बोलो। और कोई पोर्टल सिस्टम ही नहीं बना रखा कि साहब ओवेरियन पोर्टल सिस्टम हो कि साहब कहीं का ब्लड आप कहीं भेज दो, ऐसा तो होता ही नहीं अपने पास, तो तीन ही दो ही पोर्टल सिस्टम होते हैं। बोलो। तो भाइयों फिर अल्टरनेट ऑर्डर में ओवरीज एक्टिवेट क्यों होती है? सर उनकी मर्जी, एटीट्यूड है उनमें, ऐसा थोड़ी होता है। आंसर दो। हाँ हाँ, पीछे वाला स्मार्ट सा लड़का चश्मा लगा के बैठा हुआ है। बस लास्ट वाली की बात करो, पर्दे से लिपट के बैठा हुआ है जो। इधर से बता दो, इधर के बच्चे बिल्कुल डोरबिनेंट स्टेज पे बैठे हुए एकदम से हाइबरनेशन कर रहे हैं, गर्मी आ गई अब तो। कुछ बोलो, ये हरे कलर का बच्चा फोटोसिंथेसिस करता हुआ धूप में बैठा कर, बेटा धूप में बैठा कर, एनर्जी मिल जाएगी शाम को, मैस वाले खिलाए ना खिलाए अपना काम हो गया है। जैसे कई बार तुम आते हो ना अपनी ग्रीन कलर की टी शर्ट डाल लेते हो, ब्लू कलर की जींस, ऐसा लगता है दूर से ब्लू ग्रीन एलगी आ रहा हो। बताओ अल्टरनेट ऑर्डर में एक्टिवेट क्यों होती है? हील होने में टाइम लगता है, तो हील क्यों हो रही है मतलब वो? हाँ, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो डैमेज कौन करता है? हम्म, ओवरी रप्चर होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, ठीक है, बस यही तो आंसर है। तुम्हें ज्यादातर को नहीं आता, ठीक है, इसलिए अब ढंग से पढ़ना। एक दो को तो आता है, ये तो काफी पुराने बच्चे हैं, स्कूल में मेरा सीनियर था बच्चा, बैठ जाओ। इधर देखो बात करें, इसी ने मेरे को बोला था बेटा बायोलॉजी ले ले। इधर देखो, तो हर फीमेल एक ही अंडा रिलीज करती है, उसको ओम बोलेंगे। तो नॉर्मली ह्यूमन एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, और दूसरा कभी कभार एक से ज्यादा बन देती थी, तो कभी कभार हो जाता है ना डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या बजाते हैं? अच्छा, मोनोजाइगोटिक अलग होते हैं, मोनोजाइगोटिक एक ही से बनते हैं, वो बाद में फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो वो बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप उनको बोलते हो जो एसेंशियल है, क्योंकि दे आर द फॉर्मेशन साइट ऑफ गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन। तो देखो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे और टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा, ओवरी में ओवम भी बनेगा, साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बनेंगे। बोलो। अब आते हैं सेकेंडरी को, आप बोल रहे हो एसेसरी, क्या बोल रहे हो? बोलो सेकेंडरी को आप एसेसरी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन डेफिनेशन, दे प्रोवाइड पैसेज, क्या लिखा मैंने? फॉर गैमेट्स, फॉर, they provide passage for gamete and 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 helps in fertilization, help in। अब एक बात बताओ, आप इनको असेसरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि भाइयों यदि इन्होंने एसेंशियल क्यों है? क्योंकि इन्होंने गेमेट बनाए नहीं है। हाँ, तो आप पैसेज किसको दोगे? इन्होंने गेमेट बनाए नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन में कौन से गेमेट की हेल्प करवाओगे? तो ये एसेंशियल है और ये सेकेंडरी है और ये आपके एसेसरी है। बोलो। अब मेल और फीमेल में कौन कौन से होते हैं समझो, फॉर मेल और फॉर फीमेल। देखो नोट्स अपन एक दिन का हार्डली एक या डेढ़ पेज, ज्यादा किसी दिन दो पेज, तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बाकी नॉलेज चलती रहेगी, जो मैं एक्स्ट्रा बोलूंगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेना, फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने जो जेनेटिक वाला पार्ट, एवोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ाया था, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, जब एवोल्यूशन आएगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अरे बोलो। और बल्कि अभी समझ में आना चाहिए, मैं कौन सा हाई लेवल से पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहीं नहीं बोला कि डायरेक्ट ऐसा होता है, मैंने समझाया भी तो इस चीज को, तो बस सुनते जाना, ठीक है ना? 100%। अच्छा, इस टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और मेल क्वेश्चन हार्मोनल बेस से आते हैं, उसी से रिलेटेड आती है। तो मेडिसिन सारी फीमेल पर आती है, तो फीमेल में मेस्ट्रोसाइकिल तब समझ में आएगा, क्योंकि मेस्ट्रोसाइकिल हल्का हल्का मैं पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, तो मेस्ट्रोसाइकिल तक जाते जाते वो एमए याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, मेल में कौन कौन से होते हैं बात करें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो मेल में होते हैं एपीडिडाइमिस, कौन होता है? फिर एक होता है वास डिफरेंस, कौन सा होता है? अच्छा एक बात बताना, कि वास डिफरेंस होता है कि वासा डिफरेंस होता है? मैं बोल लूं, वास जो होता है वो सिंगुलर होता है और वासा प्लूरल होता है, दोनों ही सही है। दो होते हैं ना, दो होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। अरे बोलो, ठीक। तो वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है? ये सिंगल होता है कि कपल्ड होता है? पेयर्ड होता है ना, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल। एक होता है प्रोस्टेट, क्या होता है? अच्छा, प्रोस्टेट सिंगल होता है कि दो होते हैं? वेरी गुड। अगला है काउपर, क्या है? काउपर, ये इसी का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और अच्छा, ये कितनी होती है बल्बो यूरेथ्रल? ठीक है, और लास्ट में बात करें पेनिस, ठीक है। फीमेल में कौन कौन सी होती है बात करें? वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, और बात करें जो है बार्थोलिन ग्लैंड। चलिए इनको भी ब्रीफ कर देता हूं। देखो,
आप इनको पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट्स वाई, या एनी हाउ ये फर्टिलाइजेशन में इनका रोल होता है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रोल होता है। वो तब होता है जब वो गेमेट को सर्वाइव करवाने में हेल्प करते हैं, या तो पैसेज प्रोवाइड करवाएं या उनको जिंदा रखने में हेल्प करें, तभी आप उसको फर्टिलाइजेशन में रोल मानो। मेल में देखो एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, ये तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ कर देता हूँ। टेस्टिस जो है मेल की बॉडी के बाहर है, वहां स्पर्म बने, पहले एपिडिडाइमिस में आएंगे, 6 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 6 मीटर लंबा होता है, नहीं तकरीबन 18 फीट के आसपास। तो वो दीवार से लेके यहाँ तक सिर्फ ज्यादा, बल्कि इतना लंबा एपिडिडाइमिस होता है। फिर आप 45 सेंटीमीटर का बात करें, वास डिफरेंस होता है, कितने का होता है? 45 सेंटीमीटर का बात करें जो है वास डिफरेंस होता है, बात करें जो है 45 सेंटीमीटर का वास डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर स्पर्म को लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या डिटेल से पढ़ेंगे। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर या बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है, ये किसी गेमेट को पैसेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे, लेकिन हाँ इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशंस के बिना मेल का गेमेट मेल में ही मर जाएगा, और फाइनली इन तीनों के सिक्रीशन प्लस स्पर्म को कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे सीमन। क्या बोलेंगे? और इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन में स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए, जिंदा रहने के लिए, सारे बात करें न्यूट्रिशन या जो भी उसको चाहिए बात करें, सब कुछ होगा। अरे बोलो। और फाइनली सीमन बनेगा। एनसीईआरटी खुद बोलती है कि थिक सस्पेंशन होना जरूरी है, वो थिक सस्पेंशन इन तीनों सिक्रीशंस के, तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस बनेगा। मेनली सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट का होता है, कॉपर का थोड़ा कम होता है। अरे बोलो। तो इनके बिना स्पर्म जिंदा ही नहीं रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, स्पर्म ओनली स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में स्पर्म की डेथ हो जाती है। इसीलिए तो हम जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे तो जितने भी स्पर्मिसीडल जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो टेबलेट हो, ऑइंटमेंट हो, चीज हो, लोशन हो, लिलिमेंट हो, कुछ भी हो, उनमें हमेशा एसिडिक जो मटेरियल होते हैं वही यूज करते हैं, चाहे फिर वो बात करें बोरिक एसिड हो, सिट्रिक एसिड हो। और बोलो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में स्पर्म की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उसका ऑक्सीजन अपटेक रोक देते हैं और स्पर्म तुरंत मर जाता है। तो हमेशा याद रखना, स्पर्म केवल स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करेगा और उसी में अपनी मोटिलिटी शो कर पाएगा। एसिडिक मीडियम हुआ तुरंत ही मर जाएगा, ये बात याद रखना, काम आएगी आगे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर तो बात करें सिक्रीशन बना, तो इनके सिक्रीशन से सीमन बनता है, और ये दोनों लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब पेनिस, पेनिस भी लिटरली पैसेज प्रोवाइड करवा रहा है। पेनिस बात करें जो 3 कैटेगरी में आता है। पेनिस मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, पेनिस मेल का बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है। कोपुलेशन मतलब जिसके थ्रू कोपुलेशन किया जाए, अभी तो समझ दो ना कोपुलेशन। तो हम लोग मेडिकल में जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे या तो कोइटस या कोपुलेशन, कोइटस या कोपुलेशन। इंटरकोर्स या सेक्स ये वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, वो सेक्स वर्ड हम लोग जेंडर के लिए यूज करते हैं इनफैक्ट। अरे बोलो, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं, हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे। फाइन, तो कोइटस या कोपुलेशन। तो जिस ऑर्गन के थ्रू कोपुलेशन किया जाएगा, कोपुलेटरी ऑर्गन, तो मेल में पेनिस कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, मेल में पेनिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है, और मेल में पेनिस इंट्रोमिटेंट ऑर्गन भी है। कौन सा भी है? इंट्रोमिटेंट। नाम सुना कभी? नहीं सुना? सुना किसी ने? किसने सुना? नहीं सुना किसी ने? तो सुनो, इंट्रोमिटेंट का मतलब होता है organ which makes the connection in between the male and female, and only male have intromittent organ, female do not have any intromittent organ. फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन उसका वेजाइना है, लेकिन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता नहीं उसके पास। इंट्रोमिटेंट वो होता है जो मेल और फीमेल के बीच में कनेक्शन मेंटेन करवाए। कई बार अपने पहले क्वेश्चन आते थे, आज के लिए कम आते हैं, कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, तो उसका एक आंसर जाता है, बोले सर इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं होता, जैसे सी अर्चिन हुआ। और बोलो, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट दे डू नॉट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। तो मेल सी अर्चिन ने अपना स्पर्म पानी में डाल दिया, फीमेल सी अर्चिन ने अपने अंडे वो भी पानी में डाल दिए, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा और उधर ही फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। हमेशा याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता ही लोअर एनिमल्स में, क्योंकि उनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होता। अरे बोलो, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल पे। अब आप ही लोग बताना, चलिए वेजाइना किसके गेमेट को पैसेज देगी, मेल गेमेट की फीमेल गेमेट? अरे फीमेल का गेमेट क्या लेने आएगा दोस्तों? मेल गेमेट आएगा। फीमेल का अंडा सिर्फ फैलोपियन ट्यूब में रहता, वहां से ऊपर नहीं आता, एम्पुला में। अब तो एम्पुलर रीजन आ गया 2018 के बाद एनसीईआरटी में, पहले एम्पुलर स्टमक जंक्शन हुआ करता था। ठीक है, तो फीमेल में वेजाइना में सिर्फ मेल का गेमेट आएगा, फीमेल का कभी नहीं आता। अच्छा, यूट्रस में किसका आएगा? मेल का कि फीमेल का कि दोनों का? है? अरे दोस्तों, अभी तो बोला फीमेल का गेमेट फैलोपियन ट्यूब से बाहर आता ही नहीं है, सिर्फ मेल का गेमेट आएगा, फीमेल का कभी नहीं आता। और जिस दिन आएगा, लिख लो, मरा हुआ है और वो मेस्ट्रोसाइकिल के फ्लो के साथ बाहर आता है, फैलोपियन ट्यूब दोनों का। एंड दिस इज द रियल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। व्हाट अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड? आप इसको सेकेंडरी की कैटेगरी में क्यों मान रहे हो? हाँ, व्हाट अबाउट बार्थोलिन ग्लैंड? हाँ, सिक्रीशन प्रोवाइड करवाती है, तो सिक्रीशन क्या करेंगे? हाँ, पीछे वालों बोलो कुछ तो। हाँ, ये लड़का बोलेगा, आदिदास की टोपी पहन रखी, खड़ा हो। कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो यूट्रस भी आ जाता है, ओनली वेजाइना में। ठीक है, तो बस सिर्फ एसिडिटी, और कोई रोल नहीं होता। एक्टिवेशन, हुज एक्टिवेशन? गलत, गलत। स्पर्म के एक्टिवेशन में का कोई रोल नहीं होता। हाँ, किसका? ना, कौन बोला तुमको? गलत आंसर है। हाँ हाँ, लुब्रिकेशन केवल, कैपेसिटेशन कहाँ पर लिया तुम लोग? गलत है, वो तो सर्वाइकल सिक्रीशन करते हैं। बैठ जाओ, भाई को पूरा याद है, आदिदास की टोपी लगा के बैठा हुआ है ना?
आज से सिर्फ 10,000 साल पहले हम आदिवासी थे। अरे हम आदिवासी थे ना, सबसे पहले होमो एबिलिस बना, फिर होमो इरेक्टस बने, जावा मैन, पैकिंग में हिडलबर्ग, फिर होमो सेपियन बने जिसमें क्रोमैग्नन, उससे पहले निएंडरथल और हम लोग मॉडर्न मैन। ठीक है, तो पहले हमारी लाइफ क्या बड़े मस्त हुआ करती थी, कुछ नहीं, हाथ में लिया भाला और दिन भर किया झिंगा लाला, पढ़ने लिखने की टेंशन है नहीं। आज से सिर्फ 10,000 साल पहले जब हमने खेती बाड़ी शुरू की, उससे पहले तो हम सब आदिवासी थे, सब ट्राइब्स में रहा करते थे। उससे पहले ट्राइब्स में भी नहीं रहते थे, होमो इरेक्टस था, कैनिबलिज्म शो करते थे, जो मिलता था खा लेते थे। अरे बोलो, बड़ी मस्त लाइफ हुआ करती थी। फिर पता नहीं कब से हम लोग आदिवासी से एडिदास पे आ गए। इधर देखो, इधर देख लो, अब धीरे धीरे वापस आदिवासी होते जा रहे हैं। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है, ये फीमेल की वेजाइना की वॉल में होती है और एक पेयर होती है, वन जोड़ी। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश मर्ज हो गई बात करें, चलता है ना, चलता है ऐसा चलेगा। जैसे हिंदी मीडियम बेस में जाके पूछ लो कि भाइयों थोड़ी सी अंग्रेजी चलेगी, बोले सर अपने दोनों चलती है। मैं भाई लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उनसे थोड़ा सा अंग्रेजी में जाके लिख दो, उनसे बोल लो कि हिंदी मीडियम में कि थोड़ी सी मैं अंग्रेजी चलेगी तुम्हारे छोरे, अरे सर अपने दोनों चलती है। देसी भी अंग्रेजी भी, ठीक है ना। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, बच्चे कुछ अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बार्थोलिन क्या करती है, सुनो, मैंने अभी भी बोला मेल का गेमेट सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव करता है। एसिडिक हुआ तुरंत डेथ हो जानी उसकी। वैसे मेल इसीलिए तो 200 से 300 मिलियन गेमेट रिलीज करता है। अब आपने अभी भी डिजीज पढ़ा है, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फीमेल की वेजाइना की पेज एसिडिक होती है, क्या होती है, कैसे होती है? कोई भी एक बता दो, अभी पढ़ के निपटो तुम लोग, यू मस्ट बी नोन अबाउट इट। कोई भी बता दो यार, ये लड़का बताएगा, दूसरा अंडर आर्मर की टोपी पहन के बैठा है, खड़ा हो, खड़ा हो रे, डेन जॉनसन। हाँ, तो दूसरा आदमी अभी तो बोला वेजाइनल पीएच एसिडिक कैसे होती है, क्यों होती है तो मुझे पता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है ताकि जो पैथोजन से वो ग्रो ना कर सके। नहीं पता, चलो तो, चलो बैठ जाओ, और कौन बताएगा इधर से? हाँ, हाँ तो हाँ, ये स्मार्ट सा लड़का, हाँ यस, हाँ, ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया वहाँ? भाई वेजाना में कब से ग्लाइकोजन आ गया? वेजाना का टिश्यू तो नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड डिस्कोमस एपिथेलियम होता है, कभी सिक्रीशन होता ही नहीं है, तो ग्लाइकोजन तो इंपॉसिबल चीज है। सिक्रीशन ही नहीं होता तो ग्लाइकोजन तो बहुत बड़ी चीज बोलती है हम लोगों ने। तो ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया वेजाना में? नहीं देखो, पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ो, मतलब एक सिंगल असर्शन का रीजन भी ऐसा ना हो कि याद ना हो। बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ, अब सुनो ढंग से सुनो, तुमको एक्चुअली ना कुछ नहीं आता, पता लग गया मेरे को 1 घंटे में। अब अलर्ट होकर बैठो, एक तो अलर्ट होकर बैठा करो, ऐसे लेट के मत बैठा करो, ऐसे बैठा करो बाहुबली की तरह, ऐसा करके बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तुम बैठते यूं करके बात, अच्छा पीछे वाले छोरे तो चप्पल उप्पल खोल के आराम से पाँव पर रखते, थोड़े अपने टेस्टोस्टेरोन की इज्जत क्या करो, मर्दानगी देखा अलर्ट हो बैठा करो ऐसे करके, ताकि अलर्टनेस रहेगी ना तो तुम लास्ट क्लास तक बैठ पाओगे। नहीं तो अभी जैसे मैं निकला 3rd क्लास के बाद आजे बच्चे गायब, वो देख लेते लास्ट क्लास किसकी है। और बायोलॉजी की जिस टॉपिक तो बच्चा ऐसे भाग लेता, बोले भाग लिया मास्टर ज्यादा आता अपने को, ये मास्टर अपने से जूनियर था, याद करो। तुम्हें से कुछ बच्चे तो इतने पुराने, डायनासोर से पुराने, 6.5 करोड़ साल पुराने। मजाक कर रहा है, इधर देखो, सुनो, देखो कुछ चीजें हैं बेसिक, देखो मैं पढ़ा लिखा बहुत कम रहा पर बोल में बहुत कुछ रहा हूँ। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में अल्कलाइन मीडियम मेंटेन करती है, लेकिन फीमेल की वजाइना तो एसिडिक होती है। अब एसिडिक क्यों होती है पहले उसको भी समझ लो। फीमेल में क्या होता है कि वेजाइना एक ओपनिंग है, अब जैसे आपकी ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, ईयर है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपका फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बैरियर है, बोलो। अभी आप लोगों ने डिजीज पढ़ा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो म्यूकोसा है, टीयर है, सलाइवा है, सब कुछ है उसमें, कुछ ना कुछ एंटीबैक्टीरियल वगैरह होता है, ठीक है, होता है ना, अरे होता है ना। तो वेजाइना एक ओपनिंग है, तो वेजाइना में पैथोजन ना घुसे इसलिए बाय बर्थ फीमेल में हाइमन होती है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाइमन एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है और स्किन और म्यूकोसा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो में से मैक्सिमम बच्चों को हाइमन का रोल नहीं पता, एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, इट मे बी ब्रेक ड्यू टू द, बात करें वेजाइनल टेम्पर, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जोल्ट ऑन, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। पर पढ़ने के बावजूद आप में से मैक्सिमम बच्चों को फिर ये नहीं पता कि चलो भाई ठीक है हाइमन थी, पर हाइमन क्यों थी? ओए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, क्योंकि वेजाइना भी तो एक ओपनिंग है, और ओपनिंग के थ्रू यूट्रस, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब से एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन फैल सकता है। जब आप हर बॉडी कैविटी को कवर कर रहे हो तो वेजाइना भी तो कैविटी है। मेल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि मेल की पेनिस की ओपनिंग बिल्कुल नैरो होती है, फीमेल वेजाइना एक मेजर ओपनिंग है और वहां पर पैथोजन एंटर कर सकता है। तो बाय बर्थ फीमेल में एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ हाइमन, वो वर्जिनिटी, वर्जिनिटी का फर्जी लॉजिक की बात करें, हम लोग बात करें सोशल अबू हैं, हम पहले जानवर ही थे, ये सोशलिज्म वाला वर्ड होता है वर्जिनिटी, एक बीइंग अ जानवर, कोई लॉजिक नहीं इस चीज का, अरे बोलो। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बने। हाइमन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है
और प्यूबर्टी के बाद, एज के बाद सपोज ब्रेक हो भी जाती है ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यूबर्टी एज तक किसका रोल होता है? आफ्टर प्यूबर्टी कोई रोल नहीं होता, 0% रोल है, ब्रेक हो जाए कोई नहीं चलेगा। अच्छा, सर प्यूबर्टी के पहले ब्रेक हो जाए तो फिर तो फीमेल इन्फेक्शन से मर जाएगी ना? ना, ऐसा भी नहीं होता भाई। फर्स्ट लाइन और डिफेंस ब्रेक हुआ है, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन सीएमआई एमआई, ये भी तो भाई मैक्रोफेज है, नेचुरल किलर है, अपने पास बहुत कुछ है। अरे बोलो, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लेकिन हो ही सही, ये कोई जरूरी नहीं होता, ये बात याद रखना। अब फीमेल की बात करें, वेजाइना पीएच जो होती है वैसे क्यों होती है मैं बताऊं। फीमेल जैसे प्यूबर्टी एज पर आएगी। अब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, देखो इनको यूनिवर्सली याद कर लो, ये आगे पूरे चैप्टर में काम आएंगे। मेल में टेस्टोस्टेरोन है, चलो उसको छोड़ो, पहले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अवेलेबिलिटी फीमेल को प्यूबर्टी एज पर होती है। एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी प्रोजेस्टेरोन जाएगा ना, जहां पर भी उसका टारगेट ऑर्गन है, लिख के ले लो, डंडन डंडन है, सिक्रीशन करेगा, लिख के ले लो। ब्रेस्ट में सिक्रीटरी नेचर याद करो, एंडोक्राइन में लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन। यूट्रस का सिक्रीटरी नेचर प्रोजेस्टेरोन। बोलो, एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा सिक्रीटरी नेचर है, चिपचिपा या ग्रैंडुलर नेचर डेवलप करवाता है, एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, यूट्रस के एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन, दैट्स ऑल। इसीलिए तो ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाए तो ग्रोथ भी जरूरत से ज्यादा होती है, और जरूरत से ज्यादा ग्रोथ फिर कैंसर होती है। दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन आल्सो कंसीडर्ड ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर। ऐसा प्योर कार्सिनोजन नहीं होता एस्ट्रोजन, जब तक कि प्रोटॉन को जीन ऑन्कोजीन में ना बदले, ये इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन ट्यूमर प्रोमोटिंग फैक्टर होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हार्मोनल इंबैलेंस से भी कैंसर हो सकता है। जैसे किसी फीमेल में नेचुरली एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा बन रहा है और प्रोटॉन को जीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ तो बिनाइन ट्यूमर भी मैलिग्नेंट बन जाता है। बोलो, इसीलिए हम लोग कभी भी मेडिसिन में एस्ट्रोजन नहीं देते। मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगा, पूरी हेल्थ में हम लोग फीमेल ही पढ़ते हैं। मेल में तो गोसीपोल और एक बार प्रोजेस्टेरोन है तो उसका बंदी करती है, कुछ चलता रहेगी, सब कुछ फीमेल के लिए आता है। आप लिख के ले लो, चाहे वो पिल इमरजेंसी पिल हो, चाहे फिर वो मलाडी हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे बात करें कोई सी भी गोली हो, याद करो सभी के अंदर प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन हम इसलिए नहीं देते, काम दोनों सेम करेंगे, ओवुलेशन रोकेंगे, पर भाइयों एस्ट्रोजन की ज्यादा लेवल ब्रेस्ट कैंसर करता है। अरे बोलो, और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं बात करें उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट आता ही नहीं है, तो इसलिए तो हम लोग प्रोजेस्टेरोन ही प्रेफर करते हैं हमेशा, एस्ट्रोजन कभी नहीं करते। और जिन मेडिसिन में हम लोग प्रोजेस्टेरोन थोड़ा हल्का फुल्का एस्ट्रोजन भी देते थे, उनका भी यूज ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि साइड इफेक्ट सीधा ब्रेस्ट कैंसर आता था। मालाडी माला इनका ब्रेस्ट कैंसर साइड इफेक्ट क्यों है, मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। अरे बोलो, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, आज केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं दे रहा। फीमेल में याद रखना, एस्ट्रोजन हमेशा ग्रोथ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हमेशा सिक्रीटरी नेचर डेवलप कराता है। फीमेल जब प्यूबर्टी एज पर आएगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी की वजह से उसके यूटेराइन सिक्रीशन चालू हो जाएंगे, और यूटेराइन सिक्रीशन चालू होते हैं सर्विक्स से। कहां से होता है? आर्बर विटी यूटेराई। और बोलो, तो सिक्रीशन आएंगे, और इन सिक्रीशंस में होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? अब ये ग्लाइकोजन जब वेजाइना में आएगा तो देखो प्यूबर्टी एज तक तो हाइमन का रोल होता है, प्यूबर्टी के बाद हाइमन रहे ना रहे, अब फीमेल को फर्स्ट लाइन की कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर डेवलप हो रहा है, दैट इज पीएच। क्या होगा फीमेल में? वेजाइना में सर्विक्स से सिक्रीशन है, कि वेजाइना कभी सिक्रीशन नहीं बना सकती, ये बात याद रखना। वेजाइना नॉन ग्लैंडुलर होता है, मैंने आपको एनिमेटेशन पढ़ा दिया, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और बोलो, अब फीमेल में वेजाइना में क्या हुआ? सर्विक्स से सिक्रीशन है जिनमें ग्लाइकोजन होता है। अब ये ग्लाइकोजन जब वेजाइना में आएगा तो अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया गुड बैड थोड़ी होते हैं, कुछ गुड भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे डोडेनम ड्यूडेनाई हुआ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हुआ, ये फीमेल की वेजाइना में ग्रो कर जाएंगे और उस ग्लाइकोजन का एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन से बनेगा लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड फीमेल वेजाइनल पीएच को एसिडिक बनाएगा, और इस पीएच की वजह से फर्दर फीमेल को दूसरे इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो ये बैक्टीरिया तो ग्रो करेगा, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फिट हो चुका है। अरे बोलो, लेकिन बाकी के जो बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ जो भी है, वो फर्दर वेजाइना में नहीं आ पाएंगे, जब वेजाइना में उनका रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि 3.5 पीएच में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो, और जब रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये फीमेल का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, हाइमन फर्स्ट होता है, पीएच सेकंड होता है। अरे फिजियोलॉजिकल होता है ना भाइयों, होता है ना। अरे डिजीज मेरे को भी आती है भाई, अभी वाई में पढ़ा क्या हूं मैं ना, ठीक है। तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। तो फीमेल क्या हुआ? वेजाइनल पीएच उसकी एसिडिक होती है। अब पता लगा फीमेल सेक्सुअल एक्साइटेड। एक बात हमेशा याद रखना, सेक्सुअल एक्साइट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम होते हैं हाइपोथैलेमस से। किससे होते हैं? और हाइपोथैलेमस का भी कौन सा पार्ट? पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा पार्ट? हमेशा याद रखना, मेल में जैसे पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस में कोई थॉट डेवलप हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और पेनिस इरेक्ट होगा और काउपर ग्लैंड के सिक्रीशन बाहर आने शुरू हो जाते हैं। फिर लास्ट में एट द टाइम ऑफ ऑर्गेज्म सीमन आता है बाहर, जिसमें कि स्पर्म और बाकी के सिक्रीशन आते हैं, वो आता है सिंपैथेटिक की वजह से। फीमेल में भी सेम होता है, फीमेल जब सेक्सुअल एक्साइट होती है बात करें तो उसमें क्या होगा? वही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और बार्थोलिन ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि फीमेल को पता है कि उसकी वेजाइनल पीएच एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में मेल ने सीमन डिलीवर कर दिया तो ज्यादातर स्पर्म के डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको कि सर आपने यूं क्यों बोला कि चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसिडिक में तो मरेंगे मरेंगे? ना ना मेरे भाई, सारे मरे जरूरी नहीं है, क्योंकि मेल खुद भी तो उसको एक सस्पेंशन में लेके आ रहा है जो खुद एल्कलाइन। अरे खुद एल्कलाइन है, यदि फीमेल ने एल्कलाइन कर दिया तो फिर ज्यादा सर्वाइबिलिटी के चांसेस है, लेकिन फीमेल यदि एसिडिक और मेल एल्कलाइन है तो फिर एसिडिक मीडियम में बात करें कुछ ना कुछ करोड़ों को तो वैसे ही मार देगा। अरे बोलो, तो फीमेल में क्या होता है? जैसे सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा उसकी वेजाइना में ऑटोमेटिकली बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीशन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, सिक्रीशन वैसे पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल होते हैं। और बोलो, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से बार्थोलिन ग्लैंड कंट्रोल होगी, ये एक्साइट होगी और बात करें अपने सिक्रीशन को वेजाइना में वॉल में गिराएगी, और साथ ही साथ बात करें ये लीक होकर बाहर भी आ जाएंगे, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा वेजाइना तक आ जाएंगे और पूरे पार्ट को लुब्रिकेट भी कर देंगे। क्या भी कर देंगे? तो अल्कलाइन सिक्रीशन होते हैं और साथ में चिपचिपे होते हैं, तो ये लुब्रिकेशन भी करेगा ताकि पेनिस को लुब्रिकेशन मिले।
और साथ ही साथ बात करें जो एसिडिक मीडियम था वो कुछ टाइम के लिए अल्कलाइन बन जाए। कैसा बन जाए? अल्कलाइन बन जाता है कि स्पर्म के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मेल में जो स्पर्म है, ठीक है, वो डाइवर्सिटी का सबसे पावरफुल स्पर्म ह्यूमन मेल के पास होता है, पर दूसरी बात है कि छोटा बहुत होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक होता है। और इतना एक्सट्रीम माइक्रोस्कोपिक है कि फर्टिलाइजेशन के चांस को इंप्रूव करने के लिए मेल जानबूझकर 200 to 300 मिलियन स्पर्म भेजता है कि बाई चांस कोई तो टकराएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। हर फर्टिलाइजेशन या हर कोइटस में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी खुद बोलती है साइमल्टेनियसली जब एम्पुलर स्टमक जंक्शन या अंडा और स्पर्म एक, यानी वो रिस्क पीरियड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अरे रिस्क पीरियड अंडा माइनस जिस दिन ओवुलेशन होता है -4+2, ये फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। रिस्क पीरियड में सब कैलकुलेट करते हैं 10 to 17। अरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे रखा है ना, टेंशन मत हो। तुम्हें एनसीईआरटी का कोमा इन्वर्टेड कोमा भी याद करा दूंगा, मेरी टेंशन है, बस सुनते जाओ तुम। लिखेंगे अपन बहुत कम, पर नॉलेज आप जितनी चाहिए उतनी ले लो, और उतनी देंगे जितने तुम पचा सको। बार्थोलिन लिगेंड क्या करेगी? लुब्रिकेशन करेगी और एसिडिक मीडियम मेंटेन करेगी। समझ में आ गया? सॉरी, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगी अल्कलाइन मीडियम थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, ताकि जब तक स्पर्म रहे, फिर स्पर्म एक बार यूट्रस में चढ़ जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद वापस ऑटोमेटिकली बात करें एसिडिक मीडियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि फिर से बैक्टीरिया वापस एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अच्छा, ये केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब ये टॉपिक दोबारा आएंगे तो उनको फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चलो लिख लो फटाफट। कोई डाउट है किसी को? नीचे वालों? किसका? तो ग्लाइकोजन आएगा तो उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोजन यूट्रस से आता है, सर्विक्स से। यूट्रस का पार्ट होता है सर्विक्स, उसकी नेक होती है।